नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वादे तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अपने इख्तियार को सिर्फ और सिर्फ आवाम की बहबूद के लिए, रियासत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी से इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे भी नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ये भी कहते हैं कि मैं 2047 तक रियासत की जो मईशत है उसको $3 खरब से ज़ायद तक पहुँचाने की उम्मीद रखता हूँ या तवक्को रखता हूँ। तो बहरहाल वक्त होता है। तो ये तो पहली खबर रही, लेकिन अगर सबसे अहम खबर अगर आप देखेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत को धक्का लग सकता है। और धक्का इसलिए लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी आपने देखा कि किस तरह राहुल गांधी ने ऐलान जंग कर दिया है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, मोदी हुकूमत के खिलाफ और उनकी बदनवानियों के खिलाफ। तो बहरहाल राहुल गांधी का ये इल्ज़ाम कि बीजेपी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में साजबाज है और ये गठजोड़ करते हुए रोड चोरी में मुलविस हैं। तो बहरहाल परेशानी मोदी हुकूमत से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन को हुई है और इलेक्शन कमीशन खासतौर पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो परेशान हो गए और राहुल गांधी के इल्ज़ामात का जवाब देने की बजाय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अंदरूनी साथ यूम यानी माफ़ी चाहें या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए यानी माफ़ी चाहें या फिर हलफनामा दाखिल करें, इस तरह की बात उन्होंने की है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अब ऐसा लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी बारी आ गई है बदनाम होने की। और वैसे भी वोट चोरी का इल्ज़ाम जैसे ही राहुल गांधी ने आयद किया है उसके बाद वो काफ़ी बदनाम हो गए हैं। अब आप देखिए कि इंडिया ब्लॉक का एक इजलास आज मुनक़िद हुआ जिसमें यह फैसला यानी बाखबर ज़राए से इत्तला मिली है कि ये इंडिया ब्लॉक की जो जमातें हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तहरीक मुआख़ज़ा यानी इम्पीचमेंट मूवमेंट पेश कर सकती है। तो बहरहाल ये बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में SIR के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ साथ जितने भी इंडिया ब्लॉक की जमातें हैं उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ यात्रा और SIR के खिलाफ यात्रा शुरू कर दी है। आज उस यात्रा का दूसरा दिन है। इस सिलसिले में हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं कि आखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ये क्यों कहा जा रहा है कि वो बीजेपी तर्जुमान की तरह काम कर रहे हैं या बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, एक तो आपने जो है अचानक SIR लागू कर दिया। ये हिंदुस्तान की तारीख में अब तक ऐसा कहीं नहीं हुआ था कि अचानक आप जो है SIR लागू कर दें और आप ये कहें कि हम बहुत गहरी नज़रसानी करेंगे वोटर्स की, और आप जो है महज 1 महीने के अंदर 6 करोड़ वोटर्स का, जो बिहार के 6 करोड़ वोटर्स हैं, उनकी जो है फ़ैसला करें कि ये वोटर है या नहीं है। तो हमने देखा कि जैसा कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि सिर्फ जो है 20-21 दिन के इस अमल में 65 लाख वोटर्स के नाम निकाल दिए गए। जी जी, ये एक मसला है। दूसरा मसला ये है, इस मसले पे जो है बिहार में भी और दीगर रियासतों में भी इंडिया ब्लॉक के जो भी जो है अपोजिशन पार्टियां हैं वो बहुत तशवीश में आ गई। उन्होंने कहा कि ऐसा रातों रात आप जो है किसी के भी ख़िलाफ़, जबकि सभी के पास वहाँ वोटर IDs हैं, तो आप उनकी मतलब एक एक झटके में आप सारे जो है वोटर्स को ख़त्म करके फिर नए सिरे से लिस्ट नहीं बना सकते। ये तरीक़ाकार नहीं है। देखिए, मोदी ने क्या किया था, आपको याद होगा कि रातों रात उन्होंने जो है नोट बंद कर दिए थे। जी हाँ जी। ये तरीक़ाकार नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान का, जमहूरियत का, आवाम का तरीक़ाकार ये है कि आप धीरे धीरे नोट, आपको ख़त्म करना है नोट। अगर आपको 1000 के नोट ख़त्म करने थे, 500 के नोट ख़त्म करने थे, तो आप ये कहते हैं कि हम 1000 के नोट ख़त्म कर रहे हैं, बैंकों में रोक लगा दी जाती है, उसके बाद जो है धीरे धीरे नोट वापस लिए जाते हैं। ये तरीक़ेकार है। लोगों को रातों रात सड़क पे नहीं खड़ा किया जाता इस तरीके से, जिस तरीके से मोदी ने जो है रातों रात सड़क पे खड़ा किया था। वही हरकत इलेक्शन कमीशन ने बिहार में की। SIR अचानक लागू किया गया और अचानक कहा गया कि हम तरक्की करेंगे और नई फहरिस्त जारी करेंगे और पुराने वोट जो है वो ख़त्म, पुराने आपके जो कार्ड हैं वो आप फेंक दो, अब हम नए कार्ड जो है जारी करेंगे। तो इस अमल में महज 21 दिन के अंदर 65 लाख वोटों के जो है नाम निकाल दिए गए। ऐसे कैसे जो है ये मुमकिन हुआ। और फिर जो है जब अपोजिशन ये कह रहा है
कि उन इलाकों के लोगों के नाम काटे गए हैं जहां से इन्हें तवक्को थी कि ये बीजेपी को वोट नहीं देते, या फिर ये पछड़ी जाति से वाबस्ता हैं, या फिर ये अक़लियत से वाबस्ता हैं, जो भी हो। बहरहाल तेजस्वी यादव का तो खुला इल्ज़ाम है। तेजस्वी यादव ने तो अब तक 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं और बाज़ाब्ता मीडिया के सामने उन्होंने ये दावा किया है कि किस तरीके से की गलतियाँ, फाड़ गलतियाँ यहाँ पे इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोट चोरी के वाक़यात को बयान किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हम जीत रहे थे, हार गए। गुजरात में हमारी बहुत सारी सीटें थी लेकिन उतनी नहीं आई। हम जो है हिमाचल प्रदेश में जीत रहे थे, हम वहाँ भी हार गए। तो अब उनका ये कहना था कि ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में हमने जब फोकस किया, हमारा अपना सर्वे ये कह रहा था कि वहाँ पे बीजेपी और वो जो धड़ा है शिवसेना से जो बगावत करके निकला था शिंदे की क़यादत में, उस धड़े के ख़िलाफ़ लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। लेकिन जब इलेक्शन के रिज़ल्ट निकले तो जिनके ख़िलाफ़ गुस्सा था वो लोग जीत के इक़्तिदार में आ गए, और जिनके साथ पब्लिक थी वो लोग इक़्तिदार मतलब एक अपोजिशन में आ गए, उनके वोट कम हो गए, उनकी तादाद कम हो गई। तो उन्होंने कहा कि हमें वहीं खटका, वहीं हमारा माथा ठनका के कुछ ना कुछ दाल में काला है। फिर उसके बाद इन्होंने स्टडी की, इन्होंने अपने तौर पे जो है डिटेल्स निकाले, अपने तौर पे उन्होंने जो है अपना लिस्टें निकाली, अपने तौर पे जो है वोटर लिस्टें निकालें। तो उसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि सिर्फ एक हफ्ते में 8 लाख से ज़्यादा वोटर जो है नए वोट कार्ड जारी किए गए थे वहाँ पे महाराष्ट्र में। तो बहरहाल जो है वहाँ एक वोट चोरी का एक नया वाक़या निकला। फिर कर्नाटक में भी जो है इतने नाम, डुप्लीकेट नाम निकले कि नाम है, फादर का नाम नहीं है, नाम है, एड्रेस नहीं है, 1 लाख ज़्यादा बिल्कुल एड्रेस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब हमने टोटल स्टडी की तो हमको लगा कि 25 सीटों पे एमपी की बीजेपी ने वोट चोरी करके कामयाबी हासिल की है, और 25 सीटें बीजेपी छीन के ले गई है इनकी इंडिया ब्लॉक के वोट चोरी के ज़रिए। तो अब ये राहुल गांधी ने डेटा के साथ बाज़ाब्ता जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने बाज़ाब्ता जो है पूरा डेटा जारी करते हुए उन्होंने जो है सारी तफसील बताई, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये वोट अधिकार है इस मुल्क के शहरियों का, उस अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे किसी को भी। और इस सिलसिले में रैली मतलब पैदल यात्रा उन्होंने शुरू की है बिहार में। तो कल उनकी रैली वहाँ पे होती है, बिहार के सासाराम में, सासाराम में रैली होती है, और उस रैली के 1-2 घंटे के अंदर ही इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। टाइमिंग को देखिए आप, एक दिन पहले ही कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया था कि हम सासाराम में, 3-4 दिन पहले ऐलान कर दिया था कि हम सासाराम में एक रैली से वहाँ पे पैदल यात्रा का आगाज़ करेंगे राहुल गांधी। तो 3 दिन के अंदर अंदर, एक दिन पहले चीफ इलेक्शन कमीशन से एक न्यूज़ आती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर संडे के दिन, जिस दिन रैली है 12 बजे के आसपास, तो इलेक्शन कमिश्नर 3 बजे जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो मतलब ये कि अब ये सबसे बड़ा सवाल यही है। संजय राउत ने भी ये सवाल किया है, तेजस्वी यादव ने भी ये सवाल किया है, और भी लीडरों ने कांग्रेस के सवाल किया है कि टाइमिंग क्या थी। पहली बात तो एक, और दूसरी बात एक कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के तर्जुमान की तरह क्यों जो है बात कर रहा है, दूसरी बात। तीसरी बात ये थी कि इलेक्शन कमीशन को अचानक इस टाइम पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों सोची, ये तीसरी बात थी। चौथी बात यह कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये क्यों कह रहे हैं कि आप 7 दिन के अंदर हलफनामा दाखिल करो अपने दावों के जो है सबूत में, वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या माफ़ी मांगो। पांचवी बात ये जो है इलेक्शन कमिश्नर क्यों कह रहे हैं कि हम किसी गैर हिंदुस्तानी को वोट डालने नहीं देंगे। ये क्या ज़बान आपकी है? अमित शाह की ज़बान बोल रहे हैं। बिल्कुल अमित शाह की, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बीजेपी का लीडर रैली से, इंतखाबी रैली से खिताब कर रहा है। आपने सही कहा सर। तो यकीनन ये जो सूरत हाल है, इस पे इम्पीचमेंट मूवमेंट की अगर बात कर रहे हैं, मोशन की अगर बात कर रहे हैं अपोजिशन, आज हंगामा हुआ, देखिए कार्रवाई जो है मुलतवी हो गई, और हुकूमती बेंचेस, इससे पहले जब SIR पे जो है जब उन्होंने बहस का मुतालबा किया था अपोजिशन ने,
तो सरकारी बेंचेस ने ये कहा कि ये मामला चूँकि अदालत में ज़ेर इल्तिवा है, इसलिए हम इस पे बात नहीं करेंगे। अब जो है इम्पीचमेंट मोशन की बात आ रही है, जैसा कि आपने कहा तहरीक मुआक़िदे की बात आ रही है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ तहरीक मुआक़िदा पेश किया जा रहा है, तो इसको भी मानने को हुकूमती बेंचेस तैयार नहीं है। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इनकी सरपरस्ती और इनकी हिदायत पे काम हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि राहुल गांधी हलफनामा दाखिल करें या फिर माफ़ी मांगे। लेकिन जहाँ तक माफ़ी मांगने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि अब राहुल गांधी ने ये मुतालबा कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी धांधलियों के बायस और बीजेपी से साजबाज के के जरिए वोट चोरी की गए हैं, उसके लिए कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब देखना यह है कि जहाँ तक मुआख़ज़े की तहरीक है या इम्पीचमेंट मोशन का सवाल है, तो आपको बता दें कि पार्लियामेंट में चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, अपोजिशन को इस मुआख़ज़े की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है नहीं। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि अलामती तौर पर अपने यानी जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करते हुए वो इम्पीचमेंट मोशन पेश कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी परेशान है कि अगर वो कबूल भी करती है तो वो कबूल करना अभी यानी तहरीक मुआख़ज़े को मंजूर करने के मुतरादिफ होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, अब आप अंदाज़ा कीजिए किस तरह उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है या फिर हलफनामा दाखिल करने का मुतालबा किया है। लेकिन एक और बीजेपी वज़ीर के कायद हैं राजीव प्रताप रूडी ने भी इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस ने वोट चोरी की है कई हलकों में। तो क्या इलेक्शन कमीशन उनसे भी ये मुतालबा नहीं कर सकता था? तो इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है और इलेक्शन कमीशन बकौल अपोजिशन कायदीन पूरी तरह बीजेपी का साथ दे रही है, बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, और दूसरी तरफ अपोजिशन को इख्तिदार मिलने के इम्कानात के बावजूद भी उसे इख्तिदार से महरूम रख रहा है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे वोट अधिकारी यात्रा की, और यकीन मानिए राहुल गांधी जो भी यात्रा निकालते हैं उससे अपोजिशन का फायदा होता है, मुल्क का फायदा होता है और बीजेपी का नुकसान होता है। अब ये वोट अधिकारी यात्रा का दूसरा दिन है और 16 दिन तक ये जारी रहेगी, और पटना में 21 सितंबर को इस यात्रा का इनेकाद यानी इख्तिताम अमल में आएगा। ये यात्रा आप देखेंगे कि कहाँ ये जो पदयात्रा निकल रही है, औरंगाबाद, गया है, नोएडा है, और उसके बाद नालंदा देखेंगे, फिर आप शेखापुरा देखेंगे, लखीसराय देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि मुंगेर, भागलपुर, काठियार, पूर्णिया और अरारिया से होते हुए मधुबनी वगैरह, दरभंगा वगैरह ये के ज़रिए इसका यानी यात्रा अहाता करेगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि राहुल गांधी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि एक शख्स एक वोट यानी एक फ़र्द एक वोट के उसूल का वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इस तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे और इलेक्शन कमीशन को वोट चोरी करने की इजाज़त नहीं देंगे। अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन क्या इक़दाम करता है, लेकिन अब सारे हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन पर सवालात उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ साजबाज कर चुकी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसका वाज़ेह तौर पर या फिर खुला जवाब देने से कासिर है, वो जवाब नहीं दे पा रही है। और आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और ऐसे वक्त बुलाई गई जबकि राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई है और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। तो बहरहाल अब देखना यह है कि आने वाले दिन क्या होता है। लेकिन नाज़रीन, हम आपको बता दें कि जहां तक बीजेपी के सवाल है, बीजेपी ने नायब सदर जमहूरिया के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, उसका इंतखाब कर दिया है। वो कोई नहीं बल्कि जुनूबी हिंद से ताल्लुक रखते हैं, तमिलनाडु से उनका ताल्लुक है और उस शख्स को तमिलनाडु का मोदी कहा जाता है। 16 साल की उम्र में उसने आरएसएस में शमूलियत इख्तियार की थी, संघ परिवार से बिल्कुल करीबी ताल्लुक रखता है और फिर आपको बता दूं कि वो कई रियासतों का गवर्नर भी रह चुका है और फिल वक्त महाराष्ट्र में गवर्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा है। मेरी मुराद आपको बता दूं कि सीपी कृष्णन से हैं जो महाराष्ट्र के गवर्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अब उन्हें नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार एनडीए ने बना दिया है और जेपी नड्डा ने इस सिलसिले में बात भी की है। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जा साहब से। सज्जा साहब, ये बताइए कि जिस अंदाज में आप जगदीप धनखड़ को निकाल बाहर किया गया, ऐसा लगता है कि बड़ी बेइज्जती के साथ, बड़े बेआबरू करके निकाला गया, लेकिन अब आरएसएस का एक और मोहरा ऐवान में बिठाया जा रहा है, तो आप क्या कहते हैं? देखिए, खास बात यह है कि चुन के तमिलनाडु से जो है एक मोहरे को चुना गया है, क्योंकि अब बीजेपी बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है, ख़ास तौर पे ये जुनूबी रियासतों में अपने कदम जमाने के लिए और जो है आरएसएस की जड़ों को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने काफ़ी जो है
जोर लगाया हुआ है। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु से वाबस्ता शख्स को नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए, जाहिर सी बात है राज्यसभा के चेयरमैन और नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए चुना गया है। यकीनन आपने जो है जगदीप धनखड़ के बारे में कहा कि अचानक उनको जिस तरीके से जो है इस्तीफ़ा दे के जाना पड़ा, वो सवालिया निशान खड़े करता है। देखिए, अपोजिशन के कई लीडरों ने अब ये सवाल उठाए हैं कि जगदीप धनखड़ जो है वो इस्तीफ़ा देने के बाद से लापता हैं। वो हैं कहाँ, वो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, वो लोगों के बीच क्यों नहीं आ रहे हैं, वो अगर बीमार हैं तो क्यों बीमार हैं, उनका इलाज कहाँ चल रहा है, कौन से अस्पताल में है, अगर नहीं है बीमार तो वो घर में आराम कर रहे हैं तो फिर घर से बाहर क्यों नहीं निकलते, घर में भी लोगों को जो है मुलाकात का मौका। देखिए, ये पता नहीं चल रहा है कि जगदीप धनखड़ है कहाँ। संजय राउत ने भी ये सवाल उठाया था, कपिल सिब्बल ने भी ये सवाल उठाया था, हत्ता के कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐवान में ये सवाल उठाया था कि जगदीप धनखड़ की खैरियत मालूम करनी है, उनकी खैरियत दी जाए। उसके बावजूद ना तो जगदीप धनखड़ मीडिया में या सामने आए लोगों के, ना ही बीजेपी ने इस सिलसिले में कुछ कहने की जहमत गवा रखी। तो बहरहाल जो है अब ये इनकी जड़ें आरएसएस से मिलती हैं, सीपी राधाकृष्णन की जड़ें जो है आरएसएस से मिलती हैं। अब उनको उम्मीदवार बनाया जा रहा है। बहरहाल एनडीए का उम्मीदवार मतलब मेजॉरिटी एनडीए के पास है और एनडीए की जमातें जो है सपोर्ट करेंगी, जाहिर सी बात है कि सपोर्ट करेंगी और फिर जो है वो नायब सदर जमहूरिया चुन के आएंगे। तो ये यकीनी है कि एनडीए का उम्मीदवार ही जीतेगा, आरएसएस का उम्मीदवार कहिए, आरएसएस का उम्मीदवार ही जीतेगा, ये यकीनी है। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया ब्लॉक जो है किसको अपना उम्मीदवार बनाता है। बहरहाल नाज़रीन, अब जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि जगदीप धनखड़ है तो कहाँ है, तो आपको बता दूं कि वो जवाब मिल गया है। जगदीप धनखड़ अपनी ख़यामगाह पर है, लेकिन कैसी सूरत से वो बाहर आएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे, कैसी बड़ी बड़ी बातें वो क्या करते थे। आप देखेंगे कि बीजेपी के बारे में बीजेपी का जिस तरह डिफेंड करते थे और उसके बाद जो बीजेपी ने उनकी हालत की, मोदी ने और अमित शाह ने उनकी हालत कर दी है, अब वो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि अवाम कह रही है। और जगदीप धनखड़ किस सूरत से आएंगे, अब अंदाजा कीजिए कि खवातीन के साथ उनका जो सलूक हुआ करता था, अरकान राज्यसभा जो खातून अरकान राज्यसभा है उनके साथ, अपोजिशन के साथ वो जिस तरह का लब लहजा इस्तेमाल करते थे और उसके बाद उनको किस तरह जलील किया गया, उस जलालत के बाद, उस बेइज्जती के बाद वो किस तरह मुंह दिखाएंगे। इसीलिए वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, हो सकता है, और उन्हें पाबंद भी किया गया होगा कि भाई बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, अगर बाहर निकलेंगे तो फिर हम देख लेंगे। तो बहरहाल आपने देखा कि साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और किस तरह वो अपनी जिंदगी से महरूम हो गए। तो बहरहाल जगदीप धनखड़ को भी किसी चीज का खौफ सता रहा होगा, इस वजह से वो घर के बाहर नहीं निकल रहे होंगे। वैसे भी वो बीमार हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं और सेहत की बुनियाद पर इस्तीफा दे रहा हूं। तो हो सकता है कि बीमार हैं बेचारे, बहुत शदीद बीमार होंगे। और हर इंसान सफर खत्म करने से पहले बीमार ही होता है, यह कहा जाता है। तो बहरहाल हम आपको बताते हैं कि जहां तक सीपी राधाकृष्णन का सवाल है, सीपी राधाकृष्णन आरएसएस के आदमी है और 16 साल की उम्र से आरएसएस के लिए वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आपको यह भी बता दूं कि तमिलनाडु बीजेपी के वो सदर रह चुके हैं और खास तौर पर 2 मरतबा रुकने पार्लियामेंट भी मुंतखब हुए हैं। लेकिन जहां तक सीपी राधाकृष्णन का सवाल है, वो संघ के नजरियात पर पूरी तरह यकीन रखते हैं। ताहम उन तमिलनाडु के लोगों का कहना है कि एक अच्छा आदमी खराब पार्टी में है, उसी तरह जिस तरह वाजपेयी के बारे में कहा जाता था कि एक अच्छा शख्स खराब जमात में है, यानी बीजेपी में है। तो अंदाजा लगाइए जनूबी हिंद में यानी साउथ में बीजेपी का क्या इमेज है और बीजेपी किस तरह के इकदाम कर रही है, ये सब अच्छी तरह जानते हैं। और ये कौन जानते हैं, वो जानते हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो ये चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे और तरक्की की राह पर गामजन रहे, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब महफूज रहे। वो बीजेपी की हकीकत जानते हैं, आरएसएस की हकीकत जानते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आरएसएस जिसने हिंदुस्तान के परचम को ठुकरा दिया था और अपने हेडक्वार्टर नागपुर में उसने वो परचम लहराने से इनकार कर दिया था, तो कोई मुहिब वतन हिंदुस्तानी या मुल्क को चाहने वाला अपने परचम को ठुकरा सकता है? हरगिज नहीं ठुकरा सकता। आरएसएस ही है जिसने दस्तूर को मानने से इनकार कर दिया था। तो क्या कोई हिंदुस्तान को चाहने वाला हिंदुस्तान के दस्तूर को ठुकरा सकता है? हरगिज नहीं ठुकरा सकता। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, और हैदराबाद के बारे में आपको बता दें कि यहां पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि मुदाफती इलाकों में भी। और कल रात आपने देखा कि किस तरह की बारिश ने अवाम को परेशान कर दिया। महकमे मौसमियात ने मजीद
मजीद कई दिन के लिए शदीद बारिश की पेशकशी की है, जबकि लोग एहतियात के तहत घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शदीद बारिश के बावजूद स्कूल्स में काम हो रहा है और बच्चों को बुलाया जा रहा है। लेकिन मुंबई का जहां तक हाल है वहां तो स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, शदीद बारिश का सिलसिला वहां जारी है, लोग परेशान हैं। और अगर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहां 500 से ज्यादा लोग सैलाबी बारिश की नजर हो गए हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं कि हैदराबाद का क्या हाल होगा। जी देखिए, 24 घंटे IMD ने, जो महकमा मौसमियात है, उसने अगले 24 घंटों में तूफ़ानी बारिश का अलर्ट जारी किया है, हाई अलर्ट जारी किया है। और सूरत हाल यकीनन देखिए, हुकूमत ने, आपको याद होगा कि फ्राइडे को और जो है थर्सडे को हुकूमत ने हाफ डे का ऐलान किया था। हाफ डे की जो है थर्सडे और वेडनेसडे को महज बारिश की वजह से। लेकिन अजीब इत्तेफाक के लोगों ने शिकायत की थी कि हाफ डे का क्या मतलब है। जब बारिश का मतलब है सड़कें सैलाब हो गई हैं, सड़कें नदी झील में बदल गई हैं, गटर खुले पड़े हैं, बिजली के खंभों में बिजली दौड़ रही है, इनसिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा हो जाती है और जान और माल का ख़तरा, लोगों की जान का ख़तरा पैदा हो जाता है। और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक मौसम होता है, इसलिए स्कूलों को छुट्टी देने का कहा गया था। लेकिन हुकूमत ने हाफ डे की छुट्टी जो है डिक्लेयर करके बारिश में बच्चों को स्कूल जाने के लिए मजबूर किया। और चूँकि देखिए, एक सिस्टम होता है स्कूल का, उसकी टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के हिसाब से एक रोटेशन चलता है कि उस टाइमिंग में आपको ऑटो भी मिलेगा, उस टाइमिंग में आपको बच्चों को जो है बस भी बच्चों की चलेगी, सब कुछ। लेकिन टाइमिंग जब जो है डिस्टर्ब हो जाती है तो हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गई थी हर चीज़। अब फिर जो है 24 घंटे तूफ़ानी बारिश की पेशकश की गई है। देखिए, अभी तक शहर हैदराबाद में तो ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि तूफ़ानी बारिश ने आ लिया हो गो के यहाँ पे रिमझिम बारिश हो रही है। लेकिन तेलंगाना के अतराफ़ की सूरत हाल बहुत जो है ख़तरनाक बताई जा रही है। ये तो क्योंकि हम हुसैन सागर की अगर बात करें और हिमायत सागर की अगर बात करें और दीगर मुख्तलिफ जो छोटे छोटे जो है आबी ज़ख़ायर हैं उनकी बात करें तो तमाम ज़ख़ायर लबरेज़ हैं, दरवाज़े खोल दिए गए हैं। जब आबी ज़ख़ायर के दरवाज़े खोले जाते हैं तो नदियाँ तुग़यानी पे आ जाती हैं। जब नदियाँ तुग़यानी पे आ जाती हैं तो फिर बरसाती नाले भी जो है उफान पे आ जाते हैं। जब बरसाती नाले उफान पे आ जाते हैं तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें बरसाती नालों को अबूर करके लोग जो है आते जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे गाँवों में पुल नहीं होते, बरसाती नालों पे पुल नहीं होते, तो उनके लिए, आवाम के लिए जान का ख़तरा बन जाता है जब बरसाती नालों में पानी आ जाता है। तो बहरहाल जो कुछ भी हो, हालात संगीन है, हुकूमत को यकीनन इस हिसाब से जो है काम करना होगा। और रही बात आपने कहा मुंबई की, तो मुंबई की हालत तो बहुत ख़राब है, यूपी की हालत ख़राब है, पाकिस्तान का आपने तस्करा किया, रोंगटे खड़े कर देने वाले मनाजिर आ रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से लेके इंडिया के कश्मीर में कठुआ और कश्तवार जो दो ज़िले हैं, किश्तवाड़ और कठुआ, दो ज़िलों में सैलाब ने तबाही मचाई है। कई गांव सफ़े हस्ती से मिट गए हैं और सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है कि फ़ौज और NDRF को जो है राहत कार्य करनी पड़ रही है। उत्तराखंड में भी यही हालात हैं, शिमला में भी यही हालात हैं, हिमाचल प्रदेश में भी, पहाड़ी इलाके तो बहुत खौफनाक सूरत हाल से दो चार हैं। बहरहाल जो है ये मौसम की बारिश, मानसून सरगर्म है या खुदाई आफत का जो है ये मामला है, जो कुछ भी हो, बहरहाल सूरत हाल ऐसी है कि हमें खुदा से दुआ यही करनी चाहिए कि इस आफत को रहमत में बदल दे, तमाम इंसानों की हिफाजत फरमा, यही हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर इंसान बुराई करता है तो इंसान की बुराई को देखना चाहिए, इंसान पर यानी उससे इंतकाम की नज़र नहीं रखनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक हमारे प्रोग्राम का सवाल है, हम हमेशा मजलूमों, कमज़ोरों और बहुजन जो होते हैं उनकी मदद के लिए आवाज़ उठाते हैं और हम लिए चलते हैं। गज़ा में आपने देखा कि किस तरह इसराइल दहशतगर्दी कर रहा है, किस तरह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, किस तरह उनकी नस्ली तत्हीर कर रहा है, उनकी नस्ल कुशी
फरोशी कर रहा है। और आप यह भी करते हैं कि फ़लस्तीनियों को भूख के जरिए मारा जा रहा है, लेकिन फ़लस्तीनियों को हम सलाम करते हैं कि वो भूख हो या गोली हो या बम हो या बारूद हो, अपने सीने तान कर खड़े हैं और अर्ज़ मुक़द्दस बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पेश करते जा रहे हैं। और हद तो यह है कि लोग डर रहे हैं, चाहे वो यहूदी रबी हों या फिर ईसाई फादर्स हों, ये तमाम के तमाम ये देखकर परेशान है कि ये कौम किस तरह अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, गजा में आप देखेंगे कि फ़लस्तीनी मासूम बच्चे अगर इमदाद के लिए जाते हैं तो उनके सीनों में, उनके सरों में गोलियां मार दी जाती है, उनको उनके जिस्मों को बमों से उड़ा दिया जाता है। और आज भी एक ऐसा वाक़या पेश आया जहां पर 57 अफराद अपनी जिंदगियों से महरूम हो गए। यानी फ़लस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। वो रोटी के लिए गए थे, खुराक के लिए गए थे, पानी के लिए गए थे, लेकिन इसराइल ने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए, अपनी दहशतगर्दी का, अपनी शैतानियत का मुजाहरा करते हुए इन मासूम इंसानों का कत्ल कर दिया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि शैतानियत, इस दरिंदगी की सरपरस्ती कौन कर रहा है, तो बहरहाल बार बार बोलना भी ठीक नहीं है और आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। बहरहाल इसराइली आर्मी ने, एक और खबर आ रही है कि इसराइली फौज ने गजा पट्टी पर कब्जे के जो मनसूबाबंदी थी उससे इसराइली फौजी सरबराह ने मंजूरी दे दी है। और तीसरी तरफ आपको बता दूं कि खुद इसराइल और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में इस कत्लेआम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज जारी है और आवाम मुतालिबा कर रही है कि जंग बंदी की जाए। सज्जा साहब जी बिल्कुल, देखिए बहुत दर्दनाक सूरत हाल है। रोटी लेने के लिए कतार में खड़े लोगों पे फायरिंग करके उन्हें शहीद करना, ये जानबूझ के इजराइल वहाँ पे बर्बरियत कर रहा है। वो क्या पैगाम देना चाहता है दुनिया को ये तो नहीं पता, लेकिन इससे, इस कार्रवाइयों से दुनिया भर में यहूदियों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पैदा हो रही है वो बहुत ख़तरनाक आगे जाके सूरत इख्तियार कर सकती है। देखिए, एक आदमी की सियासी जंग है। लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू अपनी बका की जंग कर रहे हैं, तो अपनी बका की जंग के लिए इस शख्स ने जहां गज़ा के लोगों की जानें ली हैं, वहीं इज़राइल को भी जोखिम में डाल दिया है। लोगों का कहना है कि इस शख्स ने जो है महज अपनी बका की जंग के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इज़राइल के लोगों को जोखिम में डाल दिया है। और पूरे इज़राइल में लोग सरापाए एहतजाज हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है ये उनके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि इस सूरत हाल के बाद उनका इस मुल्क से निकल के कहीं और जाना मुश्किल हो गया है और उन्हें कहीं भी किसी भी मुल्क में हमले का सामना करना पड़ सकता है। लोग नेतन्याहू को नहीं मारेंगे, वो IDF में मौजूद सिपाहियों को नहीं मारेंगे, वो देखेंगे कि ये इजरायली है, ये यहूदी है, उसको निशाना बनाएंगे। ये सूरत हाल पैदा हो रही है और ये लोग कह रहे हैं कि ये सोचना चाहिए नेतन्याहू को या फिर IDF को, आप गज़ा पे कब्ज़ा करके आप बहुत बड़ा कमाल नहीं कर रहे हैं। गज़ा पे कब्ज़ा करने की जंग अभी शुरू हुई है, खान यूनिस में भी बमबारी की गई है और लोगों को कुधेड़ने के लिए जो है इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये इक़दाम इज़राइल की बका के लिए एक सबसे बड़ा ख़तरा बन गए हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।